हेलो एवरीवन। आप लोगों ने हाल ही में न्यूज़ में देखा होगा सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल के बारे में। क्या है ये बिल, क्या होता है सेंसर बोर्ड, कैसे इसका निर्माण होता है और क्या इस बिल में ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं जिसके कारण बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, फिल्म मेकर हैं, इस बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई तक ये बिल जो है वो पब्लिक डोमेन में रखा गया है, जिससे पब्लिक जो भी जनता है वो पक्ष और विपक्ष दोनों बातों पे ध्यान रखते हुए अपनी एडवाइस को दे सकती है, अपनी जो भी बातें हैं कहना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो कह सकती है। इसलिए ये बिल पब्लिक डोमेन में आज 2 जुलाई तक रखा गया है। इसके बाद ये बिल जो है वो संसद मतलब पार्लियामेंट में दे दिया जाएगा, चला जाएगा पार्लियामेंट में, और उसके बाद ये बिल अमेंड हो जाएगा और कानून बन जाएगा। तो क्या है ये बिल, आज हमें इस बारे में बात करनी है। तो बिल्कुल मैं पूजा परचम एकेडमी में परचम क्लासेस में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये हमारा बर्निंग इशू का नेक्स्ट टॉपिक है सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2021। इसके पहले भी मैंने कुछ बर्निंग इश्यूज कवर किए हैं, तो बिल्कुल आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा उद्देश्य आपको गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना नहीं है, ना गवर्नमेंट के सपोर्ट में बोलना है। यहाँ पर केवल मेरा उद्देश्य आपको इस टॉपिक की समझ डेवलप कराना है कि बेसिकली सिनेमेटोग्राफी बिल क्या होता है, सेंसरशिप क्या होती है, पायरेसी क्या होती है, क्यों यहाँ पर लेके प्रोटेस्ट चल रहा है। तो वो सारे विषयों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं या उनमें कुछ ऐसे दृश्य होते हैं, सीन होते हैं या स्टेटमेंट होते हैं जो सही नहीं होते, जो हमारे भारत की इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता के लिए खतरा हो सकते हैं। तो ऐसे सीन्स को कट कर दिया जाता है। तो मूवी के ऐसे सीन्स को, डायलॉग्स को कट करना ही क्या कहलाता है, सेंसर्ड कहलाता है। मतलब इसी को आप सेंसरशिप कहते हैं। तो बेसिकली ये जो सेंसर बोर्ड है ये 1952 के एक्ट से गठित हुई थी। 1952 के एक्ट से इस सेंसरशिप बोर्ड को बनाया गया था। मान लेते हैं मैंने किसी मूवी को बनाया और उसमें कोई मूवी का कोई ऐसा सीन था जो पब्लिक डोमेन में नहीं जा सकता था या गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, या फिर ऐसा कोई सीन था जो हिंदू मुस्लिम एकता को डिस्ट्रॉय कर सकता था, दंगे भड़का सकता था। तो क्या किया सेंसर बोर्ड ने, इस सीन को क्या कर दिया, हटा दिया। इस सीन को क्या कर दिया, सेंसर कर दिया। अब मुझे लगता है कि नहीं, ये जो सेंसरशिप हुई है ये गलत है। मुझे इसके लिए जो है एपिलेट न्यायालय या एपिलेट कोर्ट जाना चाहिए, मतलब फिल्म सर्टिफिकेट एंड एपिलेट बोर्ड जाना चाहिए, जहां पे जाके मैं अपील कर सकती हूँ कि ये जो सेंसर बोर्ड ने सेंसर किया है मेरी पिक्चर को वो गलत है। लेकिन आपने अगर न्यूज़ देखी होगी तो आज से 2 महीने पहले की ये न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फिल्म सर्टिफिकेट एपिलेट बोर्ड जो है वो एंड कर दिया गया था। मतलब अगर आपकी मूवी को सेंसर किया जाता है तो आप एपिलेट न्यायालय या एपिलेट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये कहलाता है सेंसर्ड। आई थिंक आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ओके तो अगर बातें आपको क्लियर होती हैं, बर्निंग टॉपिक आपको क्लियर होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा और लाइक बटन पे क्लिक करिएगा। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा ये जो हमारा वीडियो है वो और भी स्टूडेंट तक पहुंचेगा, क्योंकि आपके एसएससी, रेलवे, आपके स्टेट पीएससी सारे एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो हम देख लेते हैं। देखिएगा कमल हसन यहाँ पे इस बिल का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ और बड़े बड़े जो हमारे फिल्म मेकर हैं, एक्टर्स हैं, आप देख सकते हैं अनुराग कश्यप की फ़ोटो है, फरहान अख्तर की फ़ोटो है, ये सभी लोग भी इस बिल के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्या इस बिल में है जो ये सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो आइए थोड़ी सी बातें हम जान लेते हैं। तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया है 2021 में। अच्छा, ये जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट है बेसिकली डेवलप किया गया था 1952 में। तो इस एक्ट को कब बनाया गया था? 1952 में बनाया गया था। और इसी को यहाँ पर अमेंडमेंट करने की पावर गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट ने इसे अमेंडमेंट किया है। अब गवर्नमेंट ने क्या यहाँ पर अमेंडमेंट किए हैं और क्या सही है क्या गलत है, आप अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन। तो ये जो हमारी बॉडी है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। आप कोई भी मूवी देखते हो तो सबसे पहले ये सर्टिफिकेट जारी होता है। जब तक कोई भी मूवी, कोई भी टीवी के जो शोज़ होते हैं वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा ही पास किए जाते हैं, तभी उनको मूवीज़ को आपकी टीवी स्क्रीन पर लाया जाता है। ठीक है, इसका हेड ऑफिस आपको कहाँ पर मिलेगा? मुंबई में मिलेगा। और इसका जो हेड है वो प्रसून जोशी जी हैं। और इसको 1951 में जो है वो 1952 के एक्ट के जरिए बनाया गया था। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। ऐसी कोई भी बॉडी जो किसी एक्ट के जरिए बनाई जाती है उन्हें स्टैच्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अच्छा, ये जो बॉडी है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत ये चलती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन संभाल रहा है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी संभाल रहे हैं।
अब यहाँ पे क्या बातें की गई, तो पहली बातें तो यहाँ पे ये की गई, जरा समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि कोई मूवी है, उसको आपने सेंसर कर दिया, उसके किसी सीन को, किसी डायलॉग को आपने सेंसर कर दिया, हटा दिया, ठीक है। तो पहले तो एपिलेट न्यायालय, एपिलेट कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो महीने पहले उस कोर्ट को भी खत्म कर दिया। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि सेंसर बोर्ड ने सही तरीके से काम नहीं किया है, और अगर ऐसा कोई सीन है जो सेंसर बोर्ड के द्वारा हटाया नहीं गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस सीन को हटा सकती है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया री एग्जामिन कर सकती है। ये पहली बात इस ड्राफ्ट में कही गई है। तो मेजरली तीन बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर इस ड्राफ्ट में की गई है। पहली बातें तो है री एग्जामिन करने की बातें, मतलब अगर गवर्नमेंट जो है वो सेंसर बोर्ड के बाद भी किसी भी मूवी को री एग्जामिन कर सकती है और उसके सीन्स को हटा सकती है। ये बातें यहाँ पर की गई हैं। तो क्वेश्चन इज दैट, क्या ये सही है? क्या ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी, हमारी बोलने की आज़ादी को रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं करता? क्योंकि आप लोग फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, तो जल्दी से मुझे बताइएगा कि फंडामेंटल राइट्स हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं। उस कंट्री का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें आर्टिकल नंबर 19 हमको स्पीच, मतलब बोलने की आज़ादी, प्रेस की फ्रीडम, हमारे स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में हमें बताता है। अच्छा, इसका ये मतलब होता है कि हमारे मन में कुछ भी आया और हमने बोल दिया, क्या ये आपकी फ्रीडम है? क्या ये आपकी आज़ादी? तो आंसर है नो। हमको कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हैं जो हमारे देश की इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता के लिए खतरा हो, या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ डिस्प्यूशन कर दे, या फिर किसी दूसरी कंट्री के साथ हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हमारे किसी स्टेटमेंट के कारण, या फिर ऐसा कोई भी एंटी नेशनल स्टेटमेंट हम नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर आर्टिकल 19 का जो क्लॉज नंबर 2 है वो हमको कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है कि आपको कितनी बातें बोलनी है और क्या बातें बोलनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर यह है प्रोटेस्ट का मुद्दा, कि मान लेते हैं कोई मूवी ऐसी बनी जहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ऐसी एक्टिविटी दिखाई गई हो। आप जानते हैं इमरजेंसी पे मूवी बनी है, आप अगर ताशकंद फाइल नहीं देखा है तो ताशकंद फाइल देखिएगा, या फिर आप जो है इमरजेंसी के अलावा एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी देखेंगे। तो कुछ ऐसी मूवीज बनती है जो करंट इंसिडेंट पे होती हैं, या रिसेंट इंसिडेंट पे होती है, या ऐसी किसी एक्टिविटी पे होती हैं जो समाज में घटित हो रही हो। सोसाइटी की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी मूवी को बनाया जाता है, जिससे लोग अवेयर हो सके कि क्या हो रहा है, क्या उनके पॉलिटिशियन कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपने महारानी मूवी को देखा, तो कुछ ऐसी मूवीज होती हैं, वेब सीरीज होती हैं जिनको बनाया जाता है जिससे लोग अवेयर हो सके। तो अगर गवर्नमेंट के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चली गई कि वो किसी भी पार्ट को सेंसर कर सकता है, तो वो तो कभी भी ऐसी कोई सी मूवी को पब्लिश होने ही नहीं देगा जिसमें गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट जारी किया गया हो। तो यहाँ पर लोगों का ये प्रोटेस्ट भी है, ये तो गलत है, तो लोग अवेयर कैसे होंगे? और कहीं ना कहीं आप हमारी बोलने की आज़ादी, हमारी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हो, ये एलिगेशन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर लगाए जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा है कि लगातार कुछ समय से प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं मूवीज के लेके। जैसे आप पानीपत मूवी को देखिए या पद्मावत मूवी को देखिए, करनी सेना को देखिए, तो लगातार हमारे देश में प्रोटेस्ट होते रहे हैं। अगर किसी भी कल्चर को यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है तब इस तरीके से प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है सबसे बड़ा, तो क्या गवर्नमेंट जिस तरीके से ट्विटर, फेसबुक को कंट्रोल कर रही है, व्हाट्सएप को कंट्रोल कर रही है, आप किसी स्टेटमेंट को या किसी ऐसे फॉरवर्ड मैसेज नहीं कर सकते जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, दंगे को भड़का सकता हो, तो गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करती है। तो ये भी क्या हमारी फ्रीडम को वायलेट नहीं करता? क्या है हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं है? ये सारे मुद्दे यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए इसको ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में रखा गया है आज के लिए, 2 जुलाई तक के लिए, और उसके बाद ये जो ड्राफ्ट है वो आपके पार्लियामेंट में चला जाएगा। अच्छा, सेकंड बात यहाँ पर क्या की गई है, तो सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं कि ड्राफ्ट में सेकंड बात क्या क्या की गई है। तो पहले समझते हैं आपकी जो मूवीज होती हैं, हमारी जो मूवी बनती है वो 4 कैटेगरी में बनती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले है यू कैटेगरी। अच्छा, यू कैटेगरी क्या होती है? मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सभी, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, यंग हो, हर एक व्यक्ति, मेल हो, फीमेल हो, सभी लोग इस मूवी को देख सकते हैं। तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड मूवी कहलाती है जो यू कैटेगरी में आती है, राइट। सेकेंड कैटेगरी जो होती है U/A, मतलब UA कैटेगरी। हमारे भारत की 90% मूवी जो है वो UA कैटेगरी में ही लॉन्च की जाती है। अच्छा, ये UA कैटेगरी क्या है, तो ज़रा इस बात को समझ लेते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल से कम है, कोई बच्चा है जिसकी उम्र क्या है, 12 साल से कम है, और वो जाता है थिएटर और वहाँ पे जाके टिकट काउंटर में जाके टिकट मांगता है,
तो अगर वो यूए सर्टिफिकेट की मूवी है तो टिकट काउंटर वाला उस बच्चे को टिकट देने से मना कर देगा। लेकिन अगर वही बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ आया है और मूवी देखता है तो वो थिएटर में जा सकता है, मूवी को देख सकता है। इसका ये मतलब हुआ यहाँ पर ये भी अनरिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आती है, लेकिन जो बिलो 12 ईयर के बच्चे हैं वो पेरेंट्स की परमिशन से या पेरेंट्स के साथ ही आएंगे इस मूवी को देखने के लिए, वो कहलाती है यूए कैटेगरी। अच्छा, तीसरी जो कैटेगरी होती है वो ए कैटेगरी कहलाती है, एडल्ट, मतलब 18 प्लस के बारे में बातें हो रही हैं, केवल 18 प्लस ही इसको देख सकते हैं। और चौथी जो कैटेगरी होती है वो एस कैटेगरी होती है। एस कैटेगरी जो होती है वो स्पेशल लोगों के लिए बनाई जाती है। हो सकता है भारत के मिनिस्टर्स के लिए बनाई गई हो, केवल एयरफोर्स के लिए बनाई गई हो, भारत के ब्यूरोक्रेट्स के लिए बनाई गई हो, मतलब स्पेशल क्लास के लिए जो मूवी बनाई जाती है वो एस मूवी कहलाती है। तो इस तरीके से 4 कैटेगरी अभी भारत में चल रही हैं। अब यहाँ पर जो ड्राफ्ट बनाया गया है इसमें फर्दर क्लासीफाई किया गया है। कैसे? यहाँ पे सब डिवीजन बनाई गई हैं यूए कैटेगरी का, ठीक है ना। इसमें यूए 7+, यूए 13+ और यूए 16+, यहाँ पे 3 नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करने की बात यहाँ पर ड्राफ्ट में की गई है, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखना है। अच्छा, तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या बात की गई है, पायरेसी के बारे में। ये भारत में बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से ये मुद्दा रहा है पायरेसी को लेके। अच्छा, जैसे कि आपको पता है ना, कुछ मूवीज जब लॉन्च भी नहीं होती और हमारे मोबाइल फ़ोन में आ जाती, इतनी महंगी महंगी मूवी 10-10 रुपये में, 20-20 रुपये में लोगों के पास आ जाती है और लोग उस मूवी को देख लेते हैं। इनफैक्ट हमारे टेलीग्राम में भी कितने सारे ग्रुप होते हैं जहाँ पे हम मूवीज़ को थिएटर में लगी और हम मूवी को वहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, होता है ना। तो बहुत ही मतलब इलीगल तरीके से कम पैसों के लेन देन के जरिए कुछ मूवीज़ को परचेज कर लिया जाता है, जिनको पायरेसी कहते हैं, जिसको हम पायरेटेड मूवी कहते हैं। तो पायरेसी के लिए क्या कानून बनाना चाहिए, तो यहाँ पर जो तीसरा नंबर का प्रोविज़न यहाँ पर किया गया है वो पायरेसी को लेकर किया गया है कि पायरेसी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये भी प्रोविज़न सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के अंतर्गत ही किया गया है। इसमें आपको सेक्शन 6AA जोड़ा गया है। इसमें आपको बात की गई है अगर कोई भी व्यक्ति पायरेसी करता है तो उसको मिनिमम 3 साल के लिए जेल हो सकती है और 3 लाख रुपए तक उसका फाइन हो सकता है। और इस फाइन को जो है वो 5% जो उसकी ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट है वहां तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो फिल्म पायरेसी को ध्यान में रखते हुए भी ड्राफ्ट में तीसरी बातें रखी गई हैं, ठीक है। तो अब लोगों का यहाँ पे जो बड़े बड़े आपके फिल्म मेकर हैं उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है कि चलो ठीक है, अगर मैंने किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ कोई मूवी बनाई तो आप तो उसको मार्केट में आने नहीं दोगे। अच्छा, इसके अलावा सेंसरशिप बोर्ड बैठी है, वो हमारे सीन्स को कट कर देती है, डायलॉग को कट कर देती है, और उसके बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऊपर बैठी है, वो और डायलॉग को कट कर देगी। तो हम दिखाएंगे क्या पब्लिक को, जब सब कुछ सारे सीन्स सारे डायलॉग आप कट कर दोगे तो हम दिखाएंगे क्या पब्लिक को। तो ऐसे कुछ यहाँ पे मुद्दे या डिबेट के टॉपिक बने हुए हैं इस बिल को लेकर। आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। और अंत में हम बात कर लेते हैं कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन से ये सारे ड्राफ्ट यहाँ पे तैयार किए गए हैं। तो 2 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं, एक तो जस्टिस मुकुल मुदगल कमेटी जो कि 2013 में फॉर्म की गई थी, और श्याम बेंगल कमेटी जो कि 2016 में फॉर्म की गई थी। इन दोनों कमेटी की रिकमेंडेशन से ये सारे ड्राफ्ट यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, जिनको पब्लिक डोमेन में रखा गया है, ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको CBFC के नाम से भी जानते हैं, जिसका हेड ऑफिस आपको कहाँ पर मिलेगा, मुंबई में बनेगा। मैं इसी बॉडी की बात कर रही थी कि यही बॉडी जो है वो स्टैच्यूटरी बॉडी है, जो कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के जरिए बनी गई थी। इसमें जो है वो चेयरपर्सन होते हैं और 9 मेंबर्स होते हैं, जिसका हेड ऑफिस आपको देख लिया मुंबई में है। कोई भी मूवी अगर सिनेमा हॉल में लगती है तो बिना CBFC की सर्टिफिकेशन के वो मूवी पब्लिश नहीं हो सकती। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अंत में आपको मैंने बता चुका है आर्टिकल 19(2) के अंदर आपको कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आप ऐसा कोई स्पीच नहीं दे सकते जो कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए, फ्रेंडली रिलेशन के लिए, फॉरेन रिलेशन के लिए क्या करें, गलत हो। तो ऐसा किसी स्टेटमेंट को जारी नहीं कर सकते, और इसी आर्टिकल के जरिए यहाँ पर ये अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है। आई होप आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे, ठीक है। अंत में देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। हमारा क्वेश्चन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। आपका जो भी आंसर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कुछ अपने नए बर्निंग इशू के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।